चलिए, अब जो हम जो शुरू करते हैं वो आता है केमिकल रिएक्टिविटी। बेसिकली कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी मेटल या नॉन मेटल वो किस हिसाब से अपनी रिएक्टिविटी डिसाइड करता है, उस चीज़ को हम यहाँ पर समझने वाले हैं, ठीक है? अब देखिए, क्या होता है केमिकल रिएक्टिविटी के लिए अगर हम एक डेफिनिशन वाइज़ उसको एक्सप्लेन करें, तो रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट, ओके, डिपेंड्स अपॉन डिपेंड्स अपॉन देयर their tendency to lose or gain, ठीक है, टू लूज या इसको लूज और गेन लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट टू कंप्लीट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ठीक है, ऑक्टेट। तो बेसिकली क्या होगा कि जो भी रिएक्टिविटी डिसाइड होगी वो एलिमेंट्स जो होंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो लूज़ करेंगे या उसको गेन करने के लिए कि जो टेंडेंसी शो करेंगे उसके हिसाब से उनका रिएक्टिविटी डिसाइड होगी और वो प्रोसेस कैसे होगा वो उनकी ऑक्टेट पूरा करने के लिए होगा। जैसे अगर हम बात करें कि किसी भी एक पीरियड को कंसिडर कर लेते हैं। सपोज हमारे पास एक पीरियड के एलिमेंट्स हैं सोडियम, फिर हम बोल रहे हैं मैग्नीशियम, फिर हम बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम, देन हम ले रहे हैं सिलिकॉन, देन फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, ठीक है। इसका जो ऑक्टेट बन रहा है उसमें बनेंगे 2,8,1, देन 2,8,2, 2,8,3, 2,8,4, 2,8,5, 2,8,6 एंड 2,8,7, ठीक है। अब देखिए, जब हमें इसको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको एक अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे और ये इजीली इजीली इस इलेक्ट्रॉन को रिएक्ट कर देगा, मतलब फटाक से ये सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वन वैलेंसी शो करेगा। लेकिन इसको निकाल के इसके दो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, तब जाके ये सोडियम के बाद एन थोड़ी आता है, सोडियम के बाद हाँ ठीक है एम आएगा। तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी और वो एम से प्लस प्लस ये क्रिएट करेगा। फिर यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी और ज़्यादा हो जाएगी, तो उस केस में आपका एल्यूमिनियम का 3 होगा, ठीक है। यहाँ पे कार्बन के केस में फिर और ज़्यादा होएगा, तो सिलिकॉन वाले पार्ट पे तो यहाँ पर वैलेंसी प्लस और माइनस दोनों ही शो हो सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही, 4 ले भी सकता है 4 दे भी सकता है। अब इस केस में आप कितनी भी इलेक्ट्रॉन कितनी भी एनर्जी उसको ट्रांसफ़र कर दो, लेकिन वो इतनी एनर्जी कभी भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। 5 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करें तो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और प्लस -3 की वैलेंसी शो करेंगे। यहाँ पर सेम सिचुएशन -2 की वैलेंसी और यहाँ पर -1 की इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे एटम्स हैं वो अपने आप को, तो इसमें सबसे तेज़ी से कौन लूज़ कर रहा है, ये लूज़ कर रहा है। सबसे तेज़ी से गेन कौन करेगा, ये करेगा। जैसे-जैसे गेन करने वाला प्रोसेस भी और लूज़ करने वाला भी प्रोसेस, उसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती चली जाएगी, तो उसमें लूज़ करने में उनको डिफ़िकल्टी आने लगेगी। तो जैसे अगर हम बात करें कि हमारा सोडियम से लेकर एल्यूमीनियम तक जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज़ करेगी, ठीक है? डिक्रीज़ कर रही है। और सिलिकॉन पे वो जो होगी वो लीस्ट होगी, यानी कि सबसे कम अमाउंट, ना तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है। और उसके बाद जो टेंडेंसी होगी, जब उसके आगे हम नीचे चलेंगे, यानी कि फास्फोरस से लेके सल्फर एंड क्लोरीन के केस में चलेंगे, तो उस केस में वो वैल्यू इंक्रीज़ करने वाली है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज़ करेगी। मतलब क्या हो रहा है कि कम इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है तो आप जल्दी लूज़ करोगे, मतलब आपकी टेंडेंसी ज़्यादा रिएक्टिव होगा, आपका जो कंपाउंड होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। लेकिन जब अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लूज़ करने वाला केस होगा या ज़्यादा गेन करने वाला केस होगा, तो उस केस में आपको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और आपके इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की जो टेंडेंसी है, जो प्रोसेस है, वो स्लो हो जाएगा। उसमें वो उतनी क्विकनेस नहीं रहेगा जैसे आपके सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले केस में है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे उतना ही रिएक्टिविटी जो होगी उसकी रिड्यूस होती चली जाएगी। तो इस केस में हम देखते हैं कि सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मटेरियल होता है। सेम वे में क्लोरीन भी अच्छे खासा रिएक्शन करता है और बहुत सारे कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर लेता है आराम से, ठीक है। तो मेटल्स के केस में क्या हो रहा है, जो रिएक्टिविटी डिपेंड
जो ये वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड है, और नॉन मेटल के केस में ये वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड है। तो उसके हिसाब से रिएक्टिविटी डिसाइड हो रही है। ठीक है, अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब अगर हम इसको पीरियड और ग्रुप के हिसाब से देखेंगे तो क्या होगा, जो आपकी रिएक्टिविटी होगी वो पीरियड के अंदर, देखो ये पीरियड की हमने एलिमेंट लिखे थे, तो पीरियड के अंदर रिएक्टिविटी क्या हो रही है, पहले तो डिक्रीज हो रही है, पहले डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद इंक्रीज होगा। तो आधे पार्ट ऑफ पीरियड में इंक्रीज एंड आधे पार्ट ऑफ ग्रुप में, ये हमारा पीरियड के केस में ही है। पीरियड के हाफ वाले फर्स्ट हाफ में डिक्रीज करेगी एंड सेकेंड हाफ में जाके वो इंक्रीज करने लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपकी केमिकल रिएक्टिविटी डिसाइड होगी। अगर हम इसी चीज़ को ग्रुप के अंदर ट्राई करें, ग्रुप के अंदर देखेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते जा रहे हैं और उस ग्रुप में एक ही, जैसे अगर हम इसी ग्रुप की बात करें सोडियम वाला, या फर्स्ट ग्रुप ले लें जिसमें जो आपका एल्केलाइन मेटल वाला ग्रुप होता है, तो उस ग्रुप में देखेंगे तो हर किसी के आउटर ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन हो और नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते जा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा हम सेंटर से या न्यूक्लियस से दूर जाएंगे उतना ज़्यादा एक इलेक्ट्रॉन निकालने में कम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, यानी कि तेज़ी से इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा। तो उस केस में वहाँ पे वैल्यू जो होगी वो हमारी उस केस में इंक्रीज़ करेगी। ठीक है ना? तो यहाँ पे ग्रुप के अंदर अप टू डाउन इट विल बी इंक्रीज़। ठीक है? बात समझ में आई? तो यहाँ पे क्या है, केमिकल रिएक्टिविटी जो होगी वो लूज़ करने और गेन करने की प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट है, कितनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं या गेन हो रहे हैं ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और उसमें पीरियड के अंदर वो पहले डिक्रीज़ करेगी एंड देन इंक्रीज़ करेगी, जबकि ग्रुप के अंदर कंटिन्यूअसली वो इंक्रीज़ करती रहेगी, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट आपके बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है? चलिए, अब आता है, नेक्स्ट आता है बच्चों आयोनाइज़ेशन, आयोनाइज़ेशन एनर्जी। ठीक है? आयोनाइज़ेशन एनर्जी आई से रिप्रेज़ेंट करते हैं इसको, आयोनाइज़ेशन, और आयोनाइज़ेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे जो ये होता है आयनाइजेशन एनर्जी, बेसिकली कि जैसे हमने प्रीवियस वाले पार्ट में बताया, रिएक्टिविटी सीरीज को समझा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को लूज कराना है या गेन कराना है। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड, दैट इज रिक्वायर्ड टू टू बिकम, या टू लूज इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं, टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, बात समझ में आ गई। बेसिकली कंसेप्ट क्या है, सिंपल समझिए, एलिमेंट अपना हमने लिया लिथियम। अब इस लिथियम एटम में से, इसको में से मुझे क्या करना है, -1 इलेक्ट्रॉन मुझे करना है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज कराना है, और इसको क्या बनाना है, लिथियम आयन बनाना है। एटम को आयन में कन्वर्ट करने के लिए, एटम को आयन में, अब आयन में भी कौन सा, ये कौन सा आयन बनना है, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव आयन। ठीक है, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन, या हम इसको बोल सकते हैं कैटायन। ठीक है, तो एटम को कैटायन बनाने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी। ठीक है, वो होगी आयनाइजेशन एनर्जी। अब एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। अच्छा, इसको हम आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं बच्चों। तो यहाँ पे कई जगह पे आपको ये भी मिलेगा, एंथैल्पी। ठीक है, तो ये सब एक ही चीज़ के नाम है। अब ये जो है वो डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, ये डिपेंड करेगी एक तो एटॉमिक साइज़ के ऊपर। एटॉमिक साइज़, जो एटम का साइज़ है, जितना बड़ा एटम का साइज़ होगा उसमें उतनी ही ईज़िली हम उसको रिमूव कर सकते हैं, मतलब उस केस में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और दूसरी चीज़ें डिपेंड करेगी न्यूक्लियस चार्ज के ऊपर। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। अब जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना निकालने में प्रॉब्लम आएगी, और इसी तरीके से हम बोलेंगे चार्ज अगर कम होगा तो निकालने में इजी रहेगा। तो यहाँ पे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जब हम किसी पीरियड में चलेंगे तो अक्रॉस द पीरियड, पीरियड के अंदर क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, वो इंक्रीज होती है। पीरियड के अंदर अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी, और इन
ग्रुप यहाँ पे क्योंकि अब दूर-दूर हो रहे हैं, ऑर्बिट बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको निकालने में कम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पे आयनाइज़ेशन एनर्जी जो होगी वो डिक्रीज़ करने वाली है, डिक्रीज़ होगी, ठीक है? तो बात समझ में आ गई? जैसे अब इस केस में अगर हम समझें तो लिथियम से हमने जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी दी, वो कम अमाउंट थी। उसी चीज़ को अगर मैं नेक्स्ट कंपाउंड कर लूँ बेरिलियम के बजाय बात करें तो वहाँ से अब मुझे 2 इलेक्ट्रॉन निकालने तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस केस में आपको आपकी आयनाइज़ेशन एनर्जी जो होगी वो बढ़ जाएगी। तो पीरियड में वो इंक्रीज़ करेगी जबकि ग्रुप में आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के नंबर तो सेम है, लेकिन आपके नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते चले गए तो उस केस में आपकी जो आयनाइज़ेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो जो है वो डिक्रीज़ करनी शुरू कर जाएगी क्योंकि कम अमाउंट ऑफ एनर्जी में आप उसको रिमूव कर पाते हो, ठीक है? तो यहाँ पे आयनाइज़ेशन एनर्जी क्या हो रही है, किसी भी एटम को पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उसको हम आयोनाइज़ेशन एनर्जी से रिप्रेज़ेंट करते हैं, ठीक है? अब इसमें नेक्स्ट जो आता है वो आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखो आयनाइजेशन एनर्जी में एटम को पॉजिटिव आयन बनाना था। आयनाइजेशन एनर्जी में एटम को हमने पॉजिटिव आयन बनाया था, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर हमें एटम को किस में कन्वर्ट करना है? एटम को कन्वर्ट करना है नेगेटिव आयन में, नेगेटिव आयन के अंदर, या मैं बोल सकता हूँ इसको एनायन के अंदर। एनायन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो उस केस में क्या करना है, उसमें हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एन एटम इनटू नेगेटिव आयन या टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन इनटू एन एटम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे कि क्लोरीन है, अब क्लोरीन के अंदर अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड करूंगा तो उस केस में क्या होगा, ये क्लोरीन आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी की मुझे ज़रूरत पड़ी वो हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, ठीक है? तो डेफिनेशन वाइज क्या हो जाएगा, किसी भी न्यूट्रल एटम को, ठीक है, किस में कन्वर्ट करना है, नेगेटिव आयन में। नेगेटिव आयन में कन्वर्ट करने के लिए जितना भी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उस एनर्जी को हम बोलेंगे आयनाइजेशन एफिनिटी, दैट इज कॉल्ड ई आयनाइजेशन एफिनिटी, ठीक है? अब इसके लिए जो प्रॉपर्टी चलेगी वो भी उसी हिसाब से चलेगी। तो आयनाइजेशन एफिनिटी जो होगा वो ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा एटॉमिक साइज के ऊपर। एटम साइज के ऊपर एक तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, एंड सिमिलरली आयनाइजेशन एफिनिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। यानी कि जो प्रोसेस हम वहाँ पे कर रहे थे प्रीवियस वाले में एफिनिटी के लिए, जो आयनाइजेशन पोटेंशियल के लिए, वही पार्ट यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा, बस उसी हिसाब से चलेंगे। तो जो वहाँ पे इंक्रीज हो रहा था वो डिक्रीज हो रहा था, जो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पीरियड के केस में अगर हम चलते हैं तो पीरियड के अंदर क्या होगा बच्चों, पीरियड के अंदर वो इंक्रीज करेगा एंड ग्रुप के अंदर वो वैल्यू डिक्रीज करने वाली है, ठीक है? तो ग्रुप के अंदर वहाँ पे आयन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो डिक्रीज करेगी, तो इसके हिसाब से चलेगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है इसमें वो आता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली क्या होता है, अगर हम इसको लें तो एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे हैं, ये कौन सा देखो, जब हमारे बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, जब कोई भी एटम्स, दो एटम आपस में कंपाउंड फॉर्म कर रहे होते हैं या और कुछ कंपाउंड नहीं बन रहे होते हैं, तो उस केस में बॉन्ड क्या होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। किसकी शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। तो इस तरह के जो बॉन्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। अब बॉन्डिंग वाला पार्ट जो है वो डिटेल में हम लोग अगले चैप्टर में कंप्लीट करेंगे, बट राइट नाउ समझ लो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। जैसे अगर हम एक एलिमेंट लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन लिया, अब हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया और इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बीचों बीच रहेगा क्योंकि दोनों का न्यूक्लियस सेम स्ट्रेंथ का है। लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के साथ कंसिडर करूँ तो अब क्या होगा, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो इसकी तरफ क्लोरीन का, क्योंकि क्लोरीन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं, 17, और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे, 1। तो इसका प्रोटॉन ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो इसकी वजह से
ये इस साइड में शिफ्ट होगा और इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इसके ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आया तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो उस हिसाब से डिसाइड होती है। उसकी वैल्यू जो बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू जो 4 हो सकती है, लोवेस्ट वैल्यू जो होती है वो 0.7 के आसपास होती है। ठीक है, अब वो अलग अलग एलिमेंट्स के लिए होंगी तो उसमें हम नहीं जाते। तो यहाँ पे बेसिकली क्या समझना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या आ रही है, जिसमें एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट कर पा रहा है उसके हिसाब से होगा। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करेगी, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो डिपेंड करेगी, अगर हम इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिप्रेजेंट करें तो वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, देखो जितना बड़ा साइज होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो कम होगी। ठीक है, क्योंकि शेयरिंग वाले पार्ट के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। और सिमिलर वे में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज के। ठीक है, क्या हो रहा है, न्यूक्लियर जो चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा दोगे तो क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स की वजह, जैसे इस वाले केस में देखो यहाँ पे हमने न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा दिया तो जो आपका शेयर्ड पेयर है वो शिफ्ट हो गया इस साइड में, तो इस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे अगर हम इसका ट्रेंड्स देखें तो जो पीरियड के अंदर होगा, पीरियड के अंदर जो ट्रेंड होगा वो इंक्रीज करने वाला होगा। इंक्रीज क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट तो सेम रहने वाले हैं, पीरियड के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिट तो सेम रहने वाले हैं, लेकिन उसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन का चार्ज है वो बढ़ता चला जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो उसकी वजह से उसके अट्रैक्ट करने की जो कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। तो जैसे जैसे हम पीरियड में चल रहे हैं वैसे वैसे उसकी शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का जो होगा वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी, अगर हम ग्रुप में चलते हैं तो ग्रुप में क्या होगा, वो डिक्रीज करेगी, ग्रुप में डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो इसके हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में डिक्रीज कर रही है और पेयर में इंक्रीज कर रही है। सेम वे में अगर मैं इसको कुछ कुछ कीवर्ड्स हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स करें इसको, तो इसमें मैं अलग कलर लेता हूँ, कौन सा लिया जाए, चलो ये वाला ले लेते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, मेटल्स मेटल्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, मेटल्स की जो होती है वो लेस होती है, मेटल हैव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, पहली बात। दूसरा पॉइंट होगा जो आपके ब्रिज एलिमेंट हैं, ब्रिज एलिमेंट्स, अभी इसको डिस्कस कर लेंगे। ब्रिज एलिमेंट्स जो हैं वो जो होते हैं वो बेसिकली ये इसको कम करते हैं, ब्रिज एलिमेंट को भी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, इसको अलग कर लेते हैं, यहाँ पे भी नहीं लिखते इसको, क्योंकि ब्रिज एलिमेंट में अगर हम जाएंगे तो फिर ये थोड़ा सा चीज़ें अलग आ जाएंगी। ठीक है, तो इसको एक अलग उसमें कंसिडर करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे होती है, पीरियड में इंक्रीज करेंगे, मेटल की जो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है, और नॉन मेटल्स की जो होगी, नॉन मेटल्स हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो उसके हिसाब से डिसाइड होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब तो ये तो फिर डिस्कशन आ गया। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ और समझा देता हूँ, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पे अब हम एक ब्रिज एलिमेंट के बारे में बता देता हूँ मैं थोड़ा सा आपको। ठीक है, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं ताकि ब्रिज एलिमेंट्स के बारे में हम डिस्कस कर पाएँ प्रॉपर वे में, जगह मिल जाए अपने को। तो एक सेकेंड रुको बस, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलो ठीक है, तो ब्रिज एलिमेंट्स किसको बोलेंगे, ब्रिज एलिमेंट्स, इनको डायगोनल डायगोनल रिलेशनशिप भी बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, बेसिकली हो क्या रहा है इसमें कि जो एलिमेंट्स, अब देखो हम लोग एक चीज़ समझते हैं कि हमारे पीरियड 2 के जो एलिमेंट्स होंगे और सिमिलरली पीरियड 3 के जो एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो पीरियड 1 2 के एलिमेंट्स क्या हैं, जैसे लिथियम है, उसके अलावा आपका बेरिलियम हो जाएगा, उसके अलावा आपका बोरॉन, फिर आपका कार्बन, इस तरीके से एलिमेंट आ गए। सिमिलरली पीरियड 3 के जो एलिमेंट हैं वो हो गए सोडियम, फिर यहाँ पर आएगा मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, एंड देन
सिलिकॉन, ठीक है। अब इसमें भी जो हमारे ग्रुप हैं, जैसे ग्रुप 1, ठीक है, ग्रुप 2, फिर ग्रुप 3 एंड देन ग्रुप 4, तो इतने एलिमेंट्स से समझते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ग्रुप पीरियड 2 के जो एलिमेंट हैं, वो पीरियड 3 के एलिमेंट पीरियड 2 के अपने नेक्स्ट ग्रुप के साथ एक रिलेशनशिप वो करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी शेयर करते हैं, प्रॉपर्टी मैच कराते हैं, ठीक है, सिंक्रोनाइज कर लेते हैं। तो जैसे पीरियड 2 का लिथियम है और वो ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, और पीरियड 3 में मैग्नीशियम है, वो ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। तो वो क्या करेंगे, इन दोनों के अंदर एक सिमिलरिटी शो आती है, ठीक है, इन दोनों के अंदर एक रिजेम्बलेंस शो करेंगे, तो ये इन दोनों की प्रॉपर्टी मैच करेगी। सेम वे में ऐसे ही बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ करता है, ऐसे ही बोरोन जो होगा वो सिलिकॉन के साथ करता है। तो ये इस तरीके से जो इनका क्रॉस कनेक्शन हो रहा है और ये एक दूसरे के साथ जो प्रॉपर्टी रिजेम्बलेंस कर रहे हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं ब्रिज एलिमेंट। तो इन एलिमेंट्स को हम ब्रिज एलिमेंट्स बोलेंगे। तो ब्रिज एलिमेंट्स क्या हो गए, जैसे लिथियम मैग्नीशियम एक ब्रिज एलिमेंट हो गया, उसके अलावा बेरिलियम एल्यूमिनियम एक ब्रिज एलिमेंट हो गया, उसके अलावा बोरोन एंड सिलिकॉन एक ब्रिज एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रिज एलिमेंट जो होंगे वो डायगनली जो कनेक्टेड हैं, ग्रुप पीरियड 2 एंड पीरियड 3 के एलिमेंट्स, एंड ग्रुप जो होंगे आपके 1 वाला 2 के साथ कनेक्टेड, 2 वाला 3 के साथ कनेक्टेड, 3 वाला 4 के साथ कनेक्टेड। तो इसके हिसाब से आपके ब्रिज एलिमेंट्स डिसाइड होते हैं। बात समझ में आ गई? तो ब्रिज एलिमेंट में कुछ नहीं है, बस डायगनली उनके रिलेशन बने हुए हैं, एक ग्रुप का फर्स्ट ग्रुप का सेकंड ग्रुप के साथ पीरियड 2 एंड 3 के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन पूरी चीज़ों का बच्चों एक ब्रीफ में, या एक हम बोलें कि इसको अगर एक ही स्लाइड में अंडरस्टैंड करना हो, तो उसको हम लोगों ने एक डिवाइड किया है, जैसे एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज जो होगा वो पीरियड के अंदर डिक्रीज होगा, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। ग्रुप के अंदर वो इंक्रीज करेगा। मेटेलिक कैरेक्टर पीरियड के अंदर डिक्रीज करेंगे, ग्रुप के अंदर इंक्रीज करेंगे। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहे हैं पीरियड में, ग्रुप में डिक्रीज कर रहे हैं। आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप पीरियड में इंक्रीज कर रही है, जबकि ग्रुप में डिक्रीज कर रही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हुई है पीरियड में, डिक्रीज कर रही है ग्रुप में। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में इंक्रीज कर रही है एंड ग्रुप में डिक्रीज कर रही है। तो इसके हिसाब से ये चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, ठीक है। चलिए अब इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। इसमें जो भी आपने चीज़ें समझ में आएंगी तो आप अपने कमेंट्स मुझे लिख के भेज सकते हैं।